हेलो, वेलकम टू बी स्नेक फ्रॉम लर्न। चैनल का नाम सब लोगों को ध्यान है। चैनल का नाम है बी स्नेह फ्रॉम लर्न। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। टीटी टीटी छोटे क्वेश्चन है तो बहुत जरूरी है, एक एक नंबर के आ जाते हैं, जिनको आप प्रॉपर अभी यहाँ रिवाइज करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप हम मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग उसको सुनिए। कौन सी शिक्षा प्रणाली मारिया मांटेसोरी ने दी है? कौन सी शिक्षा प्रणाली मारिया मांटेसोरी ने दी है? मारिया मांटेसोरी ने कौन सी शिक्षा प्रणाली दी है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बताएंगे आज। कुछ सीडीपी से रिलेटेड है, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो कि बहुत जरूरी है, जिनको आप फटाफट सुनकर रिवाइज कर लीजिए। आपको आता हो अगर तो मन में दोहरा लीजिएगा, तो आपको वो चीज रिवाइज हो जाएगी। मारिया मांटेसरी ने कौन सी शिक्षा प्रणाली दी है? मारिया मांटेसरी ने मांटेसरी शिक्षा प्रणाली दी है। कौन सी शिक्षा प्रणाली दी है? मांटेसरी शिक्षा प्रणाली दी है। और यह प्रणाली किस पर बेस्ड है? यह प्रणाली बेस्ड है इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बेस्ड है। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि मारिया मांटेसरी ने मांटेसरी शिक्षा प्रणाली दी, जो कि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डाल्टन विधि किसने दी है? अब बताइए, डाल्टन विधि किसने दी है? डाल्टन विधि किसने दी है? ये सिर्फ एक रिवाइसिंग चल रहा है, जिससे आपको रिवाइज होता रहेगा। हाँ, तो अब हम आते हैं, ये क्या है? डाल्टन विधि। ये सारे क्वेश्चन ना टीटी के पेपर में मोस्टली आ जाते हैं कि ये विधि किसने दी और ये विधि क्या होती है। डाल्टन विधि किसने दी है बताइए? डाल्टन विधि जो है ना, एक, ये कैसे इसका नाम आया, ये कहाँ से आई ये विधि, ये देखते हैं हम पहले तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, इससे हमें थोड़ा सा इजी रहेगा। तो डाल्टन विधि जो है, अब यहाँ हम देखते हैं डाल्टन विधि के बारे में समझ लेते हैं कि ये कहाँ से है, और रिवाइज भी कर लीजिए। डाल्टन विधि क्या है? अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है डाल्टन, वहीं से इसका नाम पड़ा डाल्टन विधि। वहीं से ही ये नाम पड़ गया डाल्टन विधि। तो यहाँ जो है, हेलन पार्क हस्ट जो है, हेलन पार्क हस्ट, इन्होंने इस विधि को इजाद किया है। हेलन पार्क हस्ट ने 1920 में डाल्टन विधि का खोज किया। डाल्टन विधि की खोज की किसने खोज की? ये ध्यान रखिएगा, हेलन पार्कहस्ट ने। हेलन पार्कहस्ट ने 1920 में डाल्टन विधि की खोज की। ठीक है, अब आता है कि ये क्या, इसमें क्या इन्होंने ऐसा बताया? इन्होंने बताया कि वे 30 बच्चों की प्रमुख थी। हेलन पार्कहस्ट जो थी, 30 बच्चों की प्रमुख थी। 30 बच्चों में प्रमुख थी, उन्हीं में ही उन्होंने इस चीज की खोज की। उन्हीं में ही से जो आयु तथा योग्यता में एक दूसरे से अलग थे, जो आयु तथा एक योग्यता में एक दूसरे से अलग थे, तभी इन्होंने क्या है, डाल्टन विधि की खोज कर ली। अलग थे। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि ये डाल्टन विधि कहाँ से आई और हेलन पार्कहस्ट ने इसकी खोज की। तो अब हम आते हैं फिर से अपने उस पे। तो डाल्टन विधि का समझ में आ गया होगा। डाल्टन विधि की खोज की हेलन पार्कहस्ट ने। किसने खोज की? हेलन पार्कहस्ट ने। हर्स्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा, जो हिंसा, बच्चे जो है फिल्म में दिखाए गए व्यवहार जो होते हैं उनको सीख रहे हैं, ये अल्बर्ट बंडूरा की जो पद्धति है, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये हमने एक लेक्चर में पढ़ाई भी है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। इसमें की मॉडल होते हैं जिनको देखकर सीखते हैं, मॉडल होते हैं इनको देखकर सीखते हैं। और हमने क्या बताया था, ये जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, इमिटेट करते हैं बच्चे, उसी में जब हिंसात्मक व्यवहार होता है उसको भी इमिटेट कर लेते हैं। इसीलिए छोटे से हम लोग को कहा जाता है टीवी नहीं देखनी, टीवी नहीं देखनी। इसका रीजन यही है कि फर्क पड़ता है, बच्चे उससे सीख लेते हैं। तो जो फिल्म में दिखाया गया हिंसात्मक व्यवहार है, वो अल्बर्ट बंडूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग का पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न क्या है? सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है
उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। सही, कोहलबर्ग की थ्योरी तो पढ़ी होगी, कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी, तो बताइए क्या होता है। कोहलबर्ग की थ्योरी में ही ये बताया गया है, इसका बताइए क्या होता है। मोरल डेवलपमेंट दिया है, क्या दिया है कोहलबर्ग ने, मोरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है ना, जैसे हम लोग सोचते हैं ये कोई भी काम करने जाते हैं सोचते हैं ये सही है, सोचते हैं ना, वो निर्णय लेने में जो चिंतन प्रक्रिया शामिल होते हैं, नैतिक तर्कणा, उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। अब हम लोग एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होती है ना। अब हम लोग ये भी तो देख लें कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली exactly, क्या थ्योरी होती है कोहल वर्ग की, क्या थ्योरी है ये भी तो समझ लें। चलिए आते हैं समझते हैं क्या होती है कोहल वर्ग की, कोहल वर्ग वर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये चैनल सिर्फ ना अभी केवल रिवाइसिंग करा रहा है आपकी, जो आपने इतने दिनों में पढ़ा होगा, आपने मोरल थ्योरी पढ़ी होगी कोहल वर्ग की, कोहल वर्ग ने पहली बात तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो अब आते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है क्या, व्हाट इज ऑल अबाउट मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। हम्म, ये हमने आपको बताया है, जो हम सही गलत में कंफ्यूज होते हैं वो नैतिक तर्कणा होती है, हम उसको चिंतन करते हैं, नैतिक तर्कणा होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के मुताबिक जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसका मोरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, और इसकी पुष्टि जो है वो कोहलबर्ग ने हिंज नामक व्यक्ति की दुविधा पर की थी। किस नामक व्यक्ति पर की थी, हिंज नामक जो व्यक्ति था उसकी दुविधा पर इन्होंने, हिंज नामक व्यक्ति था उसकी दुविधा पर इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी। अब कोहलबर्ग की स्टेजेस क्या है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के, ये डेवलपमेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, स्टेजेस क्या हैं। एसेंशियली चीजों को पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, ये समझ लेंगे बस हो गया तो वो नहीं समझ में आएगा। इसको ना एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप तभी होता है जब आप प्रॉपर पूरा सुनते हैं। ये लेवल 1 है, ये स्टेज 1 है, और ये स्टेज 2 है। इस तरीके से बनाकर ही समझेंगे इसको ना तो समझ में आ जाएगा। लेवल 1 में क्या है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या होती है, पहला लेवल आएगा प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि परंपरागत, पूर्व परंपरागत नैतिक विकास, पूर्व परंपरागत नैतिक विकास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट बिहेवियर, अवॉइडिंग पनिशमेंट। स्टेज 1 में क्या करते हैं हम लोग, जो ओबीडियंस होते हैं, हम लोग बहुत कर्तव्यधारी होते हैं, यानी ओबीडियंस होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब आज्ञा का पालन करते हैं, और पनिशमेंट बिहेवियर होता है, ओबीडियंस और पनिशमेंट बिहेवियर होता है। इसमें इसमें क्या होता है, ओबीडियंट और पनिशमेंट बिहेवियर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट लेवल हो गया। नेक्स्ट आता है, ये लेवल 1 है, स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिहेवियर होता है, मतलब बच्चा जो होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिहेवियर लेने लगता है। अभी हम इसको लिख रहे हैं, इसको और एलिबरेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया लेवल 1। अब आता है लेवल 2, मतलब जो ऑल अबाउट थ्योरी है ना वो इसी लेवल थ्योरी पे बेस्ड है। पहले प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है, अब कन्वेंशनल मोरालिटी है। अब क्या है कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि परंपरागत, परंपरागत नैतिक विकास। कन्वेंशनल थ्योरी पूर्व परंपरागत, और ये हो गया परंपरागत। ठीक है, अब ये क्या है, ये इंटरपर्सनल, सॉरी, ये यहाँ पर आएगा लेवल 1 पे, लेवल 1 पे आएगा। ये स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 था, अब स्टेज 3 शुरू होता है।
कई स्टेजेस में थ्योरी है, ये कई स्टेजेस में थ्योरी है, स्टेज 3 है। स्टेज 3 में क्या होता है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल अभी हमने कल पढ़ाया, इंटरपर्सनल क्या होता है। इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल में बच्चा दूसरे के सुख और दुख के बारे में सोचने लगता है, तो इंटरपर्सनल बिहेवियर होता है, इंटरपर्सनल बिहेवियर होता है। और ये क्या होता है? अब आती है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है? जो सोसाइटी के हिसाब से अथॉरिटी, जो सोसाइटी के हिसाब से होता है ना, जो हम लोग करने लगते हैं वो सोसाइटी के हिसाब से जज की जाने लगती है, वो उस टाइप का बिहेवियर, बिहेवियर ड्राइवन बाई अथॉरिटी, ओबेइंग। जो भी हम बिहेवियर करते हैं ना, उसमें हमको अथॉरिटी मिलने लगती है, हाँ हाँ ये सही है, ये सही है, सोशल ऑर्डर में मिलने लगता है। ये स्टेज 4 हो गया। अब हम आते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 में स्टेज नंबर 5, स्टेज नंबर 5 होता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये हो गया पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें क्या होता है? सोशल स्टेज 5 6 स्टेजेस में डिवाइड है ना। स्टेज 5 में हो गया सोशल कंट्रास्ट बिहेवियर हो जाता है। मतलब हम लोग जो समाज में होते हैं ना, समाज की बातों में कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, भेदभाव करने लग जाते हैं। अब स्टेज 6 में इसी में बताया गया है यूनिवर्सल एथिक्स बिहेवियर हो जाता है। मतलब कुछ चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं उनको हम लोग एथिक्स, उन पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सल एथिक्स शुरू हो जाता है। तो ये इतने 6 लेवल हैं कोलबर्ग की थ्योरी के, जिनको की इसको कहते हैं रूढ़ अवस्था, रूढ़ पूर्व अवस्था का चिंतन, रूढ़ पूर्व अवस्था का चिंतन। ठीक है, प्री कन्वेंशन पोस्ट कन्वेंशनल थ्योरी। तो हमारा पहला हो गया प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी एंड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, 3 हो गए। अब आते हैं, अब इनको समझते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या होता है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में होता है बाहरी सत्ता पर आधारित होता है। इसमें 2 से 4 ईयर तक का होता है, एज एज होती है। तो क्या होता है? इस स्टेज में बच्चा मानता है कि जो भी स्टेज में पनिशमेंट मिले वो गलत है, जो भी इस स्टेज में पनिशमेंट मिले वो गलत है। जैसे कि किसी चीज को तोड़ना गलत है, इससे मम्मी पापा पनिशमेंट देंगे, होता है ना, ये चीज तोड़ना गलत है, इससे मम्मी पापा पनिशमेंट देंगे। तो 2 से 4 साल की एज में ओबीडियंस और पनिशमेंट एज क्या होती है? बच्चा कहता है कि जो भी स्टेज में पनिशमेंट मिले वो गलत है। अब इंडिविजुअल एक्शन स्टेज 2 में क्या आता है कि इसमें एज हो जाती है 4 to 7 ईयर। इसमें स्टेज क्या हो जाती है? 4 to 7 ईयर, स्टेज 2। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिहेवियर में क्या हो जाता है? इस स्टेज में बच्चों को वो चीजें अच्छी लगती हैं जिन्हें करके उन्हें खुशी मिले, एंजॉय मिले। इसमें गलत काम भी करके उनको खुश मिलने लगता है। इसमें क्या होता है? इसमें डर होता है कि ये चीज गलत है, नहीं करनी, नहीं मम्मी पापा मारेंगे। 2 to 4 ईयर्स में, 4 to 7 ईयर्स में क्या होता है? उनको सही गलत, जिस काम को करने में खुशी मिलती है वो काम करते हैं। फिर वो काम करने में, जिस काम में खुशी मिलती है वो काम करने लगते हैं। फिर वो काम चाहे सही हो या गलत हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिहेवियर हो गया। अब आता है लेवल 2। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। ये बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? एक क्वेश्चन है कि हम अगर कहें कि एक तर्क कर रहा है कि ये काम आप हमारे लिए कर दें तो मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा, हो जाता है ना ये। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये अवस्था जो होती है कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा किस उस पे आधारित होती है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? इंडिविजुअलिज्म एंड ओरिएंटलिज्म पर बेस्ड होती है। अब आते हैं हम स्टेज 3 पर, इंटरपर्सनल बिहेवियर। 8 to 10 ईयर्स, इसकी एज क्या होती है? 8 to 10 ईयर्स। ये दोनों समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल दिया हमने। जो इंडिविजुअल, जो बच्चा सही गलत जिसमें खुश होता है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिहेवियर दिखाता है। इसमें ओबीडियंस और पनिशमेंट बिहेवियर होता है। इसमें बच्चा ये समझता है कि हम अगर ये करेंगे तो हमको इसमें पनिशमेंट मिलेगा। अब आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में है इंटरपर्सनल बिहेवियर, जिसमें क्या होता है? बच्चा अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित होता है। जैसे किसी से रिलेशनशिप बनी, उससे अगर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, लोकल हो, मोरालिटी हो, राइड है, अगर वो सही है, अच्छा चीज मिल रहा है। जैसे एक बच्चे को उसके दोस्त स्कूल बंक करने के लिए बोलते हैं, ये 3 है इंटरपर्सनल, यानी दूसरों को देखकर रिएक्ट ले रहे हैं हम लोग, दूसरों को सुख दुख को देखकर हम उन चीजों को कर रहे हैं। एक बच्चा जो है
उसका दोस्त कहता है कि स्कूल बंक करने के लिए, बंक, अब माता पिता कहते हैं, वो कहता है बच्चा कि बंक करेगा तो माता पिता नाराज होंगे, नहीं करूंगा, तो फ्रेंड नाराज होंगे, इंटरपर्सनल में वो कंफ्यूज हो जाता है। स्टेज 3 में 8 to 10 ईयर्स में एक बच्चा, उसके दोस्त कहते हैं कि चलो स्कूल बंक करते हैं, तो बच्चा उसी समय सोचता है अगर मैं स्कूल बंक करूंगा तो मेरे फ्रेंड नाराज हो जाएंगे, फ्रेंड मतलब अगर स्कूल बंक करेगा माता पिता नाराज होंगे, और नहीं करेगा तो फ्रेंड नाराज हो जाएंगे। इस कंडीशन में बच्चा वो करेगा जिसमें जिस चीज को इम्पोर्टेंट समझेगा, उसमें उन चीजों को करेगा। मतलब परिवार और दोस्त अगर दोनों एग्री होंगे तो वो स्कूल बंक कर देगा। तो वो मतलब ये है कि वो इन चीजों को समझने लगा है अब, कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को समझ कर करेगा। जैसे इस एज में क्या था, स्टेज 2 में क्या था, उसको सही गलत समझ में नहीं आता था, बस कर देता था क्योंकि उससे उसको खुशी मिलती थी। स्टेज 3 में क्या है, अब समझने लगा है कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, उसको समझ के कर रहा है। अब आते हैं स्टेज 4 में, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। हमको ये बस ध्यान रखना है कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में कौन सा आता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। वैसे ही ये ध्यान रखना है कि लेवल 2 में कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या आता है, इंटरपर्सनल बिहेवियर। अब आते हैं अथॉरिटी बिहेवियर में। मतलब इस एज में बच्चा रूल रेगुलेशन, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, इस एज में बच्चा रूल रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन, लॉ, ऑर्डर, ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देने लगता है। अथॉरिटी मतलब जो बाहर की अथॉरिटी होती है, जैसे स्कूल में कोई रूल बना दिया अथॉरिटी ने, हमको उसको फॉलो करना है, तो वो रूल और रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देने लगता है। यही मतलब है कि अथॉरिटी बिहेवियर हो जाता है इसका, ये भी मतलब है कि उसका अथॉरिटी बिहेवियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल 3, स्टेज 5। लेवल 3, इसमें 10 to 13 ईयर्स, कितने साल का हो गया, 10 to 13 ईयर्स, 2 to 4 ईयर्स, 4 to 7 ईयर्स, 3 और 8 to 10 ईयर्स, और 10 to 13 ईयर्स। अब आते हैं स्टेज 5 पे, प्री पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी बोलते हैं। इनमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी 13 to 18 ईयर्स की एज हो गई, कितने की एज हो गई, 13 to 18 ईयर्स की एज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर चिंतन करने लगता है इस एज में बच्चा। इसमें बच्चा क्या होता है, जैसे फ्लड आ जाता है, जैसे मान लो फ्लड आ गया, तो जिससे लोग गवर्नमेंट को गलती देते हैं कि उन्होंने पहले से कुछ नहीं किया, फिर वो प्रोटेस्ट मार्च करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाते हैं, राइट टू फ्रीडम पर वर्क करते हैं। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सामाजिक चीजें जो सिस्टम के हिसाब से उसके अगेंस्ट वर्क करने लगते हैं, है ना, उसके अगेंस्ट वर्क करने लगते हैं। अब आता है स्टेज 6। स्टेज 6 में क्या होता है, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से डीप थिंकिंग करते हैं, जैसे अपने ही सोच को सही मान लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सही नहीं मानते, विरोध नहीं करते, जो अपना उन्होंने एथिक्स बना लिया उसी को वो क्या करते हैं, उसी को सही मानने लगते हैं कि यही सही है, उसी को क्या करते हैं, उसी को सही मानने लगते हैं कि यही सही है। इस प्रकार से क्या है, अब क्या है कि इसके कुछ चीजें हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मान लो अगर पूछा जाए कि अगर हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जा रहे हैं, तो क्या दूसरी एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाते हैं तो क्या पहली वाली स्टेज का रिस्पॉन्स दूसरी पर पड़ता है, दूसरी पर पड़ता है। ठीक है, जैसे स्टेज 5 से स्टेज 6 में बहुत कॉम्प्लेक्स थिंकिंग पर डिपेंड है, स्टेज 5 और 6 कॉम्प्लेक्स थिंकिंग पर डिपेंड करती है, हर कोई उन पर वर्क नहीं कर सकता है ना। स्टेज 5 और 6 पर हर कोई क्या होता है, हर कोई वर्क नहीं कर सकता है। स्टेज 5 और स्टेज 6 पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिक्स पर हर कोई वर्क नहीं कर सकता है। तो ये हमारी जो थी कोल वर्क की पूरी ऑल अबाउट थ्योरी थी, जो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस थ्योरी में इन्होंने यही बताया है कि 6 स्टेजेस होती हैं, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3, जिसमें कन्वेंशनल मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में बताया है। और हर कन्वेंशनल मोरालिटी में दो दो चीजों का इन्होंने पूरे अच्छे से इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे कि बच्चा क्या पनिशमेंट किसमें नहीं मिलता है, किसमें सही गलत के बारे में नहीं जानने लगता है, कौन से स्टेज में होता है। अच्छा एक चीज और है कि इसमें जैसे जैसे एज का हम लोग पढ़ेंगे ना, एज से भी हम लोगों को आइडिया लगता जाएगा कि हाँ ये चीजें इन्होंने
इसमें बोली है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने फिर से उसी टॉपिक पे जो पढ़ रहे थे। ये हो गया कॉल वर्क का, बता दिया। नैतिक तर्कणा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोच शुरू करता है। और ये प्याजे के सिद्धांत पर आधारित आ गई है ये, जिसमें बच्चा सॉरी तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। कौन सी एज होती है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कि शुरू करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन तार्किक रूप से चिंतन इस अवस्था में नहीं होता है। तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? आ जाता है ये कभी कभी समाज में आयोजित होना, सामाजिकरण होता है। ठीक है, समाज में समायोजित होना सामाजिकरण होता है। वस्तु स्थायित्व की अवस्था, वस्तु स्थायित्व की अवस्था पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में आती है? ये पूछ रहा है। वस्तु स्थायित्व की अवस्था पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में आती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कितना तैयार है। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? अन्वेषण विधि के जनक आर्म स्ट्रॉन्ग है। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? सॉरी सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? रॉबर्ट बुश। इसीलिए हमने लिया है, सबको पता चले। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? रॉबर्ट बुश। ठीक है। परियोजना विधि किसके द्वारा दी गई है? फिर आ गया क्वेश्चन, परियोजना विधि किसके द्वारा दी गई है? बताओ भाई, परियोजना विधि किसके द्वारा दी गई है? परियोजना विधि एक अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं, जॉन डीवी। अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री हैं जॉन डीवी, उनके द्वारा दी गई है परियोजना विधि। जॉन डीवी के शिष्य, जॉन डीवी के शिष्य हैं किलपैट्रिक। जॉन डीवी दी गई है परियोजना विधि किसके द्वारा दी गई है? किलपैट्रिक के द्वारा। किलपैट्रिक कौन है? जॉन डीवी के शिष्य हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस बाल्यावस्था में होता है? बाल्यावस्था। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में आता है। किसने कहा है कि विद्यालय बालकों का बगीचा है? किसने कहा है कि विद्यालय बालकों का बगीचा है? फ्रॉबेल ने। किसने कहा है? फ्रॉबेल ने कहा है कि विद्यालय बालकों का बगीचा है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखो, अभी तार्किक रूप से केवल सोच रहा था, तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में जब चिंतन प्रारंभ करता है तो वो अवस्था क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? इसमें बहुत केवल लॉजिकली सोचने लगता है, लॉजिकल थिंकिंग आती है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है। लेकिन जब तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में, तब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि बहुत जरूरी है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? पता होगा सबको। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत। अब आ जाते कुछ और टॉपिक देख लेते हैं इस पे। यहाँ आ जाते हैं और टॉपिक देख लेते हैं। बुद्धि के कितने भाग होते हैं? ये सब पढ़ के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बुद्धि के भाग, बुद्धि के 3 भाग होते हैं जो मेन मेन होते हैं। मंद बुद्धि, तो पढ़ाई होगा ना आपने ये टेबल। मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, इसी को प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं, और औसत बुद्धि। ये मन बुद्धि के 3 भाग हैं। क्या है? बुद्धि के भाग हैं 3 है जो कि। अब आता है नेक्स्ट, स्टर्न ने आईक्यू को
कब नापा था, किसने आईक्यू का नापा था, पहले तो यही समझिए। आईक्यू का जो फॉर्मूला है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन रियल एज, मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। ये जो फॉर्मूला है आईक्यू का, ये किसने दिया था, ये दिया था स्टर्न ने। किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। और इस स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था, टर्मन ने। आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आईक्यू का फॉर्मूला जो है स्टर्न ने दिया था, और इस पर जो है संशोधन किया था टर्मन ने। किसने किया था संशोधन, टर्मन ने किया था, टर्मन ने संशोधन किया था। ठीक है। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन जो है ये छोटे छोटे जो है वो टीटी में बहुत पूछ दिए जाते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, वेस्लर महोदय ने दिया है। किसने दिया है, वेस्लर महोदय ने बुद्धि का विचलन संबंधी सिद्धांत दिया है 1960 में। और ये जो आईक्यू का सिद्धांत आया है ये 1912 में आया था, 1912 में, जिसको कि स्टर्न ने दिया, और इस फॉर्मूले में फिर संशोधन टर्मन ने किया था। ठीक है। वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे, बताइए। वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे वाइगोत्स्की, रूस के निवासी थे। जिन्होंने क्या दिया था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया था, जेडपीडी जिसको बोलते, जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत हो गया, ये दिया समीपस्थ विकास सॉरी। चलो ये हो गया। अब आ जाता है मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, बताइए। मनोविज्ञान का जनक जो है सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। अब सिगमंड फ्रायड ने क्या थ्योरी दी है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये सिगमंड फ्रायड ने क्या थ्योरी दी, नहीं पता है आप लोगों को। सिगमंड फ्रायड ने क्या थ्योरी दी है, नहीं पता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में 3 घटकों के बारे में बताया। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में तीन फ्रायड ने तीन घटकों को व्यक्तित्व की संरचना में बताया है। कौन कौन से वो 3 घटक हैं, पहला है इदम, दूसरा है अहम, क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, तथा परा अहम। ये 3 घटक जो है किसने बताए हैं, सिगमंड फ्रायड ने। ये क्या होते हैं घटक, इसमें क्या होता है, इदम में क्या होता है, इसमें व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व से संबंधित पार्श्विक प्रवृत्तियों और अजैविक भावनाओं का संग्रह, मतलब इंद्रिय जनित सुखों की खोज करता है ये। और यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत है। इसे सुखेप्सा सिद्धांत पर ये कार्य करता है और अचेतन मन के साथ जोड़ता है। किसके मन के साथ जोड़ता है, अचेतन मन के साथ जोड़ता है, अचेतन मन के साथ जोड़ता है, अचेतन मन के साथ ये जोड़ता है। और क्या है, सुखेप्सा सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, सुखेप्सा सिद्धांत पर, सुखेप्सा सिद्धांत पर कार्य करता है। केवल व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, प्रवृत्तियां और भावनाओं का संग्रह है एक तरीके का, और अचेतन मन के साथ जोड़ता है, सुखेप्सा सिद्धांत पर कार्य करता है। और व्यक्ति की किस चीज का स्रोत होता है, एकदम व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत है। देखिए हम ऐसे लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ चुके होंगे, केवल रिवाइज कीजिए और पता करिए कि आपको ये चीज आती कि नहीं। वीडियो कई तरीके के यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी किसी किसी का कॉन्सेप्ट होता है जो आप डेली किसी एक लेक्चर से पढ़ रहे हो ना, दिमाग में बैठ रहा हो, पर अगर किसी दूसरे का लेक्चर आप सुनते हैं ना, कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाते हैं। वो रीजन यही है कि हर किसी का एक तरीका है पढ़ाने का, तो किसी किसी का तरीका बहुत ऐसा होता है कि दिमाग में एकदम फिट हो जाता है। इसीलिए ये चीजों को ऐसे पढ़िए और दिमाग में फिट करिए।
व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत है इदम। अहम क्या होता है? अहम जो होता है विवेचन शक्ति होती है। मनुष्य की इच्छाओं को कैसे और कितनी संतुष्टि होनी है, ये अहम ही तय करता है। मतलब ये वास्तविकता के सिद्धांत पर बेस्ड है। इस पर बेस्ड है, वास्तविकता के सिद्धांत पर। वास्तविक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। मनो मानवतावादी प्रवृत्ति होती है। हाँ, अब अभी हम एक एग्जाम्पल भी देंगे जिससे आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे। पराअहम क्या है? पराअहम व्यक्ति के आदर्श और नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के आदर्श, एक अभी एग्जाम्पल देंगे ना जिससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आदर्श और नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में इसमें देवत्व चेतन मन के साथ जुड़ता है। इदम जो होता है चेतन मन के साथ जुड़ता है। पराहम क्या होता है? चेतन मन के साथ जुड़ता है, चेतन मन से जुड़ता है। इस वीडियो को केवल आप चलाकर सुन भी लेंगे ना, तब भी आपको बहुत सारी चीजें केवल आ जाएंगी। मतलब लिखा तो आपने बहुत रखा है, पढ़ा भी बहुत है, पर अब रिवाइज भी तो करना है उसको। चेतन मन से जुड़ता है। अब जैसे उदाहरण एक लेते हैं, अब एक ही इसी उदाहरण से इदम अहम और पराम को बता देंगे। जैसे मान लो एक बालक है, हम्म, बालक का इदम है कि वो आइसक्रीम खाना चाहता है। अब समझिए, एक एक मन में ख्याल आया कि हमें ये करना है, वो हमारा इदम हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हमने कि एक बालक है वो आइसक्रीम खाना चाहता है। क्या खाना चाहता है? आइसक्रीम। तो उसके मन में ये जो ख्याल आया कि उसे आइसक्रीम खानी है, तो वो एक तरीके का इदम है। ठीक है, एक इदम हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कि फिर हम उसको अहम किसको कहेंगे? अब क्या है कि उससे जो उसका अहम मन होता है कहता है आइसक्रीम झटक कर खा ले। मतलब उसका अहम उससे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना वह आइसक्रीम लेकर खा लेता है, और तो वह दंड का भागी बनेगा। ठीक है ना? अगर अहम उससे जो है वो कहने लगता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर अहम काम करता है। उससे कहने लगता है कि हम ये आइसक्रीम निकालें और छट से खा लें, लेकिन ये भी मन सोचता रहता है कि नहीं, अगर हम खा लेंगे तो हमें दंड का भागी बनना पड़ेगा। फिर पराहम क्या कहता है? पराहम जो होता है वो, हाँ, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करते हुए बालक जानता है कि अनुमति लेने के पश्चात ही आइसक्रीम खाना होगा। वास्तविकता के सिद्धांत है ना अहम, तो वो जानता है कि अनुमति लेने के बाद ही हमको जो है आइसक्रीम खाना होगा, नहीं तो हमको दंड मिलेगा। अगर हम ऐसे ही खा लेंगे दुकानदार की चीज निकाल कर, तो हमको दंड मिलेगा। ये आइसक्रीम खानी ये ख्याल आया, ये इदम हो गया। वास्तविकता में ये हो गया कि हम लाइए आइसक्रीम जो खड़ा है दुकान वाला उससे निकाल के खा लेते हैं, लेकिन ये भी डर है कि खा लेंगे तो हमको मार पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट, पराहम क्या कहता है? पराहम यदि आइसक्रीम देखकर उसे खाना चाहता है बच्चा, पर वह उसके लिए अपनी माँ से पूछता है, तो पराहम संकेत देता है कि ये नैतिक दृष्टि से सही नहीं, हम पहले अपने घर में किसी से पूछ लेते हैं कि ये सही है कि ये गलत है, ये सही है कि गलत है। वो हमारा कराता है पराहम। अब आप बताइए सबसे बेस्ट क्या है? ख्याल आना तो सबसे बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। सबसे डेंजरस मुझे तो अहम लगा, जो कि डिसाइड ही नहीं कर पाता और चोरी करने के लिए मजबूर करता है। पराहम ठीक है कि हम पूछ लेते हैं बड़ों से कि हमें क्या करना है। तो पराहम जो बोला जाता है, पराहम को बोला जाता है कि वह सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब सामाजिक नियंत्रण हम सही गलत समझ रहे हैं, इसके लिए हम क्या है, हम अपने बड़ों से पूछ रहे हैं, तो हमको एक सही गाइडेंस मिल रहा है। तो सामाजिक नियंत्रण जो है, जो हम गलत करने से बच गए, वो कौन करा रहा है? पराहम। पराअहम करा रहा है। सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? पराअहम कर रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो दो फ्रायड ने तीन घटक बताए हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के तीन घटक बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने, जो कि तीन है, अहम, इदम अहम और पराहम। इदम अहम और पराहम। चलिए अब आते हैं उस पे।
फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक है। किसके जनक है? मनोविज्ञान के जनक नहीं है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, उसमें देखते हैं। ये हो गया था। पियाजे के अनुसार जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, वो कौन सी स्टेज होती है? किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। तो कहाँ पर थे कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो चिंतन, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, वो किस पियाजे की किस अवस्था में आता है? सॉरी सॉरी, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो चिंतन प्रारंभ करता है, वो पियाजे की किस अवस्था में आता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल एज, क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? अमूर्त जो संकल्पनाएं होती हैं उनके विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं उनके विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो क्या इसको भी फटाफट रिवाइज करा देंगे? आपका प्याजे वाला कितना तो पढ़ा होगा आपने। चलिए भाई आ जाइए, एक बार इसको भी रिवाइज करा देते हैं कि क्या क्या है। इतना कठिन नहीं है सीडीपी जितना आप लोग को लगता है। बस सीडीपी में क्या है, कॉन्सेप्ट अगर शुरू से पढ़ लिया ना, ये चीज कहाँ से आई, कैसे आई, तो एक जो होता है ना, जैसे बिल्डिंग होती है, आपको एक ना स्टार्टिंग से चीज समझनी पड़ेगी। ये नहीं कि बीच बीच से कहीं से समझ लेंगे तो वो तो फिर वो हो गया रट लिया एकदम से कि हाँ लाओ रट लेते हैं, बस हो गया। एक बार चीज समझ लो, सीटी और सीटेट इतना डिफिकल्ट पेपर है ही नहीं। चलिए आ जाते हैं, अब हम ये समझ लेते हैं पियाजे की। क्या हो गया इसको। हम्म चलिए समझ लेते हैं। पहली एज 0 to 2 ईयर। अब ये तो समझ ही गए होंगे कौन सी एज होती है। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, ये सारे इसी के ही नाम है। इंद्रिय जनित संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। राइटिंग पर मत जाइए, केवल सुनते रहिए जिससे आपका रिवाइज होता रहे। बहुत से लोग वर्किंग लोग होंगे जो केवल वर्क करते करते वीडियो चला दें और सुनते जाएं। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। चलिए अब इस रेंज में क्या क्या होता है, बच्चा जो है क्या सीख जाता है, टेस्ट सीख जाता है चीजों का, चीजों का टेस्ट सीख जाता है, क्रीपिंग करना सीख जाता है, क्रीपिंग करना सीख जाता है, कंप्लीटली ईगोसेंट्रिक होता है। क्या होता है? ईगोसेंट्रिक। क्या होता है? ईगोसेंट्रिक। और ये भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है ईगोसेंट्रिक किस स्टेज में होता है बच्चा, तो 0 to 2 ईयर्स में कंप्लीटली ईगोसेंट्रिक होता है। ऑब्जेक्ट प्रीमेनेंस होता है, मतलब बच्चे ने ऑब्जेक्ट प्रीमेनेंस मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट प्रीमेनेंस यानी वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व भी इसी स्टेज में होता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि बच्चे ने जैसे किसी वस्तु को देख लिया और उस वस्तु को माइंड में रख लिया, अब हमने उस वस्तु को हटा दिया, जैसे हमने उस वस्तु को हटाया तो बच्चा क्या हुआ, रोने लगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें बच्चे को वही चीज फिर से दिखाओ तो बच्चा चुप हो गया। तो वही ऑब्जेक्ट प्रीमेनेंस है कि उसने उस नजर में एक कोई चीज है जिसको, वस्तु की स्थिति को अपने माइंड में सेट कर लिया, उसे ऑब्जेक्ट प्रीमेनेंस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यही होता है, मेन चीज यही है, इगोसेंट्रिक और ऑब्जेक्ट प्रीमेनेंस। नेक्स्ट सेकंड आता है स्टेज, ए बी से लिख देते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज हो गई? प्री ऑपरेशनल स्टेज। अरे सोच रहे हैं आप लोगों को इन्वायरमेंट में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी बता दें, जिससे क्या है ना कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिवाइज होता रहे। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, पहली बात तो समझ गए। ईगो सेंट्रिज्म इसमें भी होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, इसमें ईगो सेंट्रिज्म होता है बट कम होता है कंपेयर टू 0 to 2 ईयर में, यानी सेंसरी मोटर। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है? 2 to 7 ईयर्स, राइट। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है।
नंबर थर्ड, आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा है? अभी देखिए, अभी और वैसा कर दिया। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सही चल रहा है। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि किसी चीज को कुछ भी बनाकर खेलना। मतलब जैसे एक टेडी ले लिया, तो उसको ये हो गया एनिमल इमिटेशन, मतलब जो निर्जीव चीजें हैं उनको, जो भी करेक्टर हम लोगों को अच्छा लगने लगता है वो बनाए। जैसे मान लीजिए टेडी ले लिया, उसको क्या किया कि मम्मी बना दिया और उसकी एक्टिंग करने लगे, तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, जैसे केले को फोन बनाकर खेलने लगना, है ना। और हाँ, कोई भी ऐसी चीज होती है, इनको बनाकर कोई भी एक करेक्टर बना दिया और उसके द्वारा खेलने लगना। ये 2 to 7 ईयर्स में होता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और क्या होता है इसमें, प्रिटेंड प्ले, किसी का रोल प्ले करना, वही चीज हो गई एक तरीके से। एनिज्म, एनिज्म वही कि नॉन लिविंग थिंग से भी एनिज्म भी आ जाता है, इसको एनिज्म भी बोल सकते हैं। एनिज्म कि नॉन लिविंग थिंग को कुछ भी बनाना और उसके द्वारा खेलना, कि इसमें जान है, वही वाले कर, जैसे डॉक्टर का रोल करने लगना नॉन लिविंग थिंग्स लेकर, या हमने बताया। और एक आता है प्री ऑपरेशनल में, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी मतलब जैसे बच्चा 3+2 को 5 करता है, बट अगर अभी यही 5 - 3 दे देंगे तो बच्चा उसको 2 में नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो यही चीज बताने की बात की गई है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इरिवर्सिबिलिटी, एनिज्म, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और नॉन लिविंग थिंग से भी उसका, नॉन लिविंग एनिमिज्म बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग को कुछ भी बनाकर खेलने लगना। अब जैसे इवर्सिबिलिटी में, जैसे देखते हैं कि आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, लेकिन फिर वो वाटर कैसे आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। एक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन भी होता है, जैसे एक टाइम पर दो चीजों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। एक टाइम पर दो, सेंट्रेशन होता है। सेंट्रेशन मतलब एक टाइम पर दो चीजों पर दो चीजों पर फोकस ना होना, दो चीजों पर फोकस ना होना, एक टाइम पर दो चीजों पर फोकस ना होना। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इरिवर्सिबिलिटी में कंफ्यूजन, इरिवर्सिबिलिटी कंफ्यूजन, सेंट्रेशन, एक टाइम पर दो चीजों पर फोकस करना। इट मींस जैसे मान लीजिए एक हमने यहाँ पर ये 5 डॉट दे दिए और ये एक हमने और डॉट दे दिए। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, हमने पूछ दिया कितने डॉट किस लाइन में है, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, किसमें तो 4 है लेकिन इसमें 4 क्यों नहीं, इसमें तो 5 हो गए या 6 हो गए या 7 हो गए, तो कंफ्यूज हो गया। तो वो एक टाइम पर दो चीजों को फोकस नहीं कर पा रहा, इसलिए कंफ्यूज हो गया। तो ये हो गया सेंट्रेशन। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन। राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि जल्दी जल्दी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपके रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट हो गया कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन नहीं होता है, मतलब बच्चों में इस एज में कंजर्वेशन नहीं होता, बट कंजर्वेशन होता क्या है ये समझिए। कि किसी भी चीज का वॉल्यूम या मास, वॉल्यूम या मास में डिफरेंस नहीं कर पाता है। वॉल्यूम या मास में डिफरेंस नहीं कर पाता है किसी भी चीज के लिए। मान लीजिए एक ये बीकर दिया हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। उतनी ही क्वांटिटी का पानी एक दूसरे बड़े से बीकर में भरा हुआ है, बीकर में सेम क्वांटिटी का पानी दूसरे बीकर में दिया, ठीक है। या ये खाली है ना, सेम क्वांटिटी पानी हमने इसमें भर दिया। अब हमने इससे पूछा कि इस बीकर में पानी ज्यादा है या इस बीकर में पानी ज्यादा है, तो चूंकि क्या है कि वो बीकर का साइज दूसरा हो गया कंपेयर टू दूसरा, अब इसमें इतना पानी है। अब जाहिर सी बात है, हम अगर ये पानी इसमें इसमें डालेंगे तो इस पानी की जो ऊंचाई होगी वो इतनी हो जाएगी, क्योंकि उसका बर्तन का जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो बच्चा लेकिन ये कंजर्वेशन में नहीं समझ पाएगा, वॉल्यूम या मास में डिफरेंस नहीं समझ पाएगा, उसको लगेगा कि इसमें ही पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो पानी ऊपर तक दिख रहा होगा, ये नीचे तक दिख रहा होगा, शेप और उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसमें कंजर्वेशन भी हो जाता है, वो वॉल्यूम और मास में डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन आ जाता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, सेंट्रेशन नहीं होता है, कंजर्वेशन नहीं होता है, एनिज्म हो जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इस स्टेज में ये चीजें हो जाती हैं। चलिए अब आती है नेक्स्ट, थर्ड स्टेज है हमारी। दो स्टेजेस तो हमने को समझ में आ गई ना। अब नेक्स्ट आती है थर्ड स्टेज हमारी,
हम्म, क्या है ये टेक्नोलॉजी जो है। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या आता है, प्री ऑपरेशनल हो गया, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेज में आता है मूर्त संक्रियात्मक। क्या आता है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक में आता है कंक्रीट ऑपरेशनल परिवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं इसलिए ओपीआर, कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। अब आता है मूल संक्रियात्मक में क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग 7 to 11। अब एक इमेजिन कर लिया कीजिए कि 7 to 11 ईयर का बच्चा है, वो क्या क्या कर लेगा। लॉजिकल थिंकिंग आ गई मूल संक्रियात्मक में, लॉजिकल थिंकिंग आ गई। पूर्व संक्रियात्मक में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, पर वो जो वस्तुओं और घटनाओं के विषय में लॉजिकल थिंकिंग आती है वो कंक्रीट ऑपरेशन में आती है। मतलब वो कंजर्वेशन समझने लगता है। अभी जो वॉल्यूम मास बताया था ना, वो अब इसमें नहीं था, उस स्टेज में नहीं था 2 to 7 ईयर्स में, पर इसमें अब आ गया कंजर्वेशन, इसमें आ गया सीरिएशन आ गया। क्या आ गया, सीरिएशन आ गया, सीरीज में लगाने में समझने लगे। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सीरिएशन में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझने लगा, ऑर्डर समझने लगा। फोर्थ में क्या हुआ, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अब आ गया, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसको, ठीक है। तीसरी प्री ऑपरेशनल में नहीं थी, वो मोस्टली चीजें हम उसको कंक्रीट ऑपरेशनल में आ गई, तो डिसेंटरिंग आ गई, ठीक है। इतनी चीज आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक लिख रहे हैं, बाकी तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, इसमें वो सब पढ़ लियो। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, यानी कि जो चीजें दिख नहीं रही होती, अमूर्त चिंतन। एक तरीके से मूर्त चिंतन होता है जो दिख रहा होता है सामने, उन चीजों को समझ कर थिंक करना। ये जो दिख नहीं रहा होता, अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। पियाजे के अनुसार किसी भी चीज को सीखने के लिए बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए, एक्सप्लोर करने के लिए बच्चे को छोड़ना चाहिए। यानी एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी डिस्कवरी लर्निंग करानी चाहिए, खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सके, है ना। रीडीनेस टू लर्न, जब बच्चा जिस स्टेज पर हो, जो सीखने की एज में वही सिखाना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, शिक्षक को बच्चे की मेंटल डिफरेंसेस को भी समझना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अपने इस क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे थे। तो ये हो गया औपचारिक संख्यात्मक अमूर्त संकल्पना यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया, चिंतन से बताया। आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि स्पीयरमैन ने क्या बताया है, बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। अरे भाई कहाँ चले गए। हम्म हम्म चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें पॉइंट बन सकता है स्पीयरमैन से संबंधित। हम्म स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी के दिए हैं बुद्धि के, जनरल फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस, और स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ठीक है। स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर, 2 फैक्टर दिए हैं ना। किसने दिए हैं, स्पीयरमैन ने ही दिए हैं। ये 2 फैक्टर जो है किसने दिए हैं, स्पीयरमैन ने ही दिए हैं। स्पीयरमैन जो है वो पहले सांख्यिकी के थे, सांख्यिकी के, और उसके बाद जो है ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने, मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। और ये फ्रांस से के निवासी हैं ये।
स्पीयरमैन कहाँ के निवासी? फ्रांस के निवासी हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें इतनी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो चीजें बची हुई है ना, थार्नडाइक वगैरह, इन सब की अधिगम से रिलेटेड जो भी आने वाली चीजें हैं क्वेश्चन से, वो इलेबरेट की जाएंगी। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, इन्वायरमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि, जिसे क्वेश्चंस आता ही आता है। ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि में कितने पॉइंट्स होते हैं? ब्रेल लिपि से समझिए क्या होती, क्या है ब्रेल लिपि। हम्म, हाँ, एक हमारे थे लुई ब्रेल। कौन थे? लुई, सॉरी क्या लिख रहा है ये, हेलो। एक हमारे थे लुई ब्रेल। लुई ब्रेल, लुई ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम को 1821 में दिया। किसको दिया? लुई ब्रेल थे, जो कि कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। लुई ब्रेल थे, जो कि कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया, लुई ब्रेल थे, ये थे। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि क्या चीज थी। फ्रांस के थे। तो इनकी क्या थी? नुकीली औजार से इनकी आंख खराब हो गई थी, लुई ब्रेल। लुई ब्रेल की जो है नुकीली एक औजार थे, जिससे इनकी आंख खराब हो गई थी। अब ये करते क्या? आंख तो थी नहीं इनके। तो इन्होंने जो है क्या किया कि एक ब्रेल सिस्टम बना दिया। इन्होंने क्या किया? एक ब्रेल सिस्टम बना दिया। ब्रेल सिस्टम बनाया लुई ब्रेल ने। अब आदमी जब किसी चीज से गुजरता है तभी उस चीज को 1821 में बनाया। कब बनाया? 1821 में बनाया। ठीक है, और 1821, कोई भी चीज बना दी जाती है उसकी डेट अलग होती है, और जो सब स्वीकार की जाती है उसकी डेट अलग होती है। उसे 1832 में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि छड़ी जो होती है वो सफेद रंग की होती है। किस कलर की होती है? सफेद रंग की छड़ी। तो इसमें जो डॉटेड होते हैं ना, 6 पॉइंट होते हैं। 6 पॉइंट होते हैं, उन्हीं के उस पे 6 पॉइंट होते हैं। भी कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है इसमें कितने पॉइंट होते हैं, तो 6 पॉइंट होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, जिन्हीं को ऊपर नीचे करके जो है वो अक्षर बने होते हैं, उन्हीं से वो सीखते रहते हैं। उन्हीं को टच करके, वो जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को टच करके ही बच्चे सीखते रहते हैं। इनको पता चलता रहता है कि उभरे हुए बिंदु होते हैं ये 6। मोटे कागज पर एक उभरे हुए 6 बिंदु होते हैं, जो ब्रेल लिपि बोला जाता है। 6 बिंदु होते हैं इसमें। और गणित और साइंस के लिए एक पॉइंट और है, मैथ और साइंस के लिए। मैथ और होते हैं कोड होते हैं, मैथ और साइंस के लिए कोड होते हैं। हमारे एक रविंद्र जैन गायक थे, जो आप सुना होगा, उनको भी नहीं दिखता था, उन्होंने भी सीखा था इसी से। ठीक है, तो इस तरीके से कई लोग थे जिन्होंने, जिनको दिखता नहीं था, उन्होंने ब्रेल लिपि का प्रयोग किया और पढ़ाई की। तो ये हमारे लुई ब्रेल साहब थे, जो बैठे बैठे क्या कर रहे, अपनी आंख पहले उनकी खराब हो गई, फिर इसके बाद उन्होंने एक ब्रेल सिस्टम बना दिया 1821 में, जिसको 1832 में स्वीकारा गया। तो आंखों से जिनको नहीं दिखता है, उनके पास एक वाइट रंग की जो होती है वो छड़ी होती है, और जो ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 पॉइंट उभरे हुए होते हैं, जिससे कि हम पढ़ते हैं, जिससे कि जिनको नहीं दिखता है वो उस लिपि को पढ़ते हैं। आई थिंक इतना नॉलेज काफी था। लुई ब्रेल इनका नाम था, फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने इसका आविष्कार किया। बैठे बैठे लोग बना तो सब कुछ देते हैं, बड़ा बर्डन किसके लिए लेते हैं? हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को उसको पढ़ना पड़ता है। एक टॉपिक है हाथी, एनवायरमेंट में। हाथी से भाई कितने क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन हाथी से पूछे जाते रहते हैं। हाथी से पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन। तो अब हमें पढ़ना है कि हाथी के बारे में क्या क्या पता है आपको। हाथी क्या कर लेता है, क्या खा लेता है, उसका भार क्या होता है। हम्म,
हाथी की उम्र 80 साल की होती है। हाथी की उम्र क्या होती है? 80 साल की उम्र होती है। पहले तो आप ये समझिए, हाथी के जितने भी क्वेश्चन है अब नहीं गलत, 80 साल की एज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, हाथी कैसे रहते हैं? झुंड, झुंड में रहते हैं। ठीक है, हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। बड़ा हाथी, ये सारे कॉन्सेप्ट यही लिखे हुए हैं, एक दिन में 100 किलो से ज्यादा, 100 किलो से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खा लेता है 100 किलो से। पहली बात झुंड में रहते हैं, पहली बात ये है कि ये झुंड में रहते हैं। एज 80 साल की होती है, मतलब मोस्ट जो मैक्सिमम एज होती है वो लिखी है 80 साल की होती है, और ये झुंड में रहते हैं। बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। बुजुर्ग हाथी झुंड का नेता होता है। कौन नेता होता है? जो सबसे बूढ़ा हाथी होता है ना, बुजुर्ग हाथी, वो नेता होता है। झुंड नेता होता है, बुजुर्ग हाथी झुंड का नेता होता है। और हाथी केवल 4 घंटे ही सोता है, ये ध्यान रखिएगा। कई पॉइंट्स में आ जाते हैं और इसके बाद हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और इतना हाथी के बारे में पढ़ते हैं फिर भी गलत हो जाता है। 4 घंटे ही सोता है हाथी। कितने घंटे सोता है? 4 घंटे सोता है। और क्या होता है, 10 से 12 हथनियां जो होती हैं वो एक झुंड में हैं। इसलिए हमने वो टॉपिक लिए हैं जो जो आपने पढ़े हो। 14 से 15 साल तक की आयु में हाथी झुंड में रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। ईयर तक झुंड में रहता है, झुंड में रहता है। 3 महीने के हाथी का वजन जानते हैं कितना होता है? 3 महीने का जो बच्चा होता है हाथी का बच्चा, उसका वजन होता है 200 किलो। 200 किलो का होता है, आप समझिए, 200 किलो का हो जाता है वो। और हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी को केले के पत्ते जो होते हैं बहुत पसंद होते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है। पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं हाथी। हाथी को पसीना नहीं आता, पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े जीवधारी हैं हाथी। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक उल्लू के बारे में आपने पढ़ा होगा। उल्लू, उल्लू से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यानी 270 डिग्री से 280 डिग्री तक, उसको उल्लू कहते हैं। उल्लू है जो घुमा लेता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि टेपियोका और नारियल, ये भी तो पढ़ा है आप लोगों ने, टेपियोका और नारियल। या हाथी के बारे में हो गया ना, हाथी के बारे में सारे क्वेश्चन हो गए। 4 घंटे सोता है, 200 किलो का वजन 3 महीने के बच्चे का होता है। एक उसमें वो होता है, हाथ हाथनी झुंड में होती है। और बुजुर्ग हाथी जो होता है उसका और नेता होता है। 200 किलो, 4 घंटे ही सोता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पर। टेपिकोआ, टेपिओका, टेपिओका सुना होगा आपने। टेपिओका और नारियल को लोग, टेपिओका और नारियल को लोग अपने घर आंगन में ही उगाते हैं, और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद अच्छा लगता है। वह राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। कौन सा राज्य है वो? केरल राज्य। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है, असम में जो वर्षा होती है, यहाँ पर बताते हैं। असम में अत्यधिक वर्षा होती है, तो जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर घर क्या होते हैं? इसलिए घर जो होते हैं लगभग कितना ऊपर होते हैं? 10 ऊंचे बने होते हैं, 10 से 12 फुट लगभग ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। बांस के कड़ी के बने होते हैं। अंदर से किसके बने होते हैं? लकड़ी के, अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जो कि पढ़ने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। मधुबनी चित्रकला जो है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या होती है मधुबनी चित्रकला? मधुबनी चित्रकला जो है बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है, में फैली है। अब इसमें होता क्या क्या है वो समझना है। बिहार बिहार की है इसमें चावल का घोल लिया जाता है। चावल के घोल में रंग नील, क्या मिलाते हैं? रंग नील और हल्दी मिलाकर इंसान जानवर, पेड़ पौधे, पेड़ फूल, पक्षी व अन्य जीव जंतु के साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। के साथ में रख कर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान जानवर पेड़ फूल, हाँ, चावल के घोल में मिलाया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं। आप समझ गए होंगे वो। चलिए नेक्स्ट आता है मलेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मलेरिया। क्या जानते हैं भाई मलेरिया के बारे में, बताइए। मलेरिया कैसे फैलता है? कई तरीके की हमारी बीमारियां जो होती है ना, हम्म, मलेरिया कैसे फैलता है? हम्म,
मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। कौन से मच्छर काटता है मच्छर काटा है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है। हाँ हाँ, एक सेकेंड, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से प्लाज्मोडियम नामक से होता है। नेक्स्ट आता है किसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठंड लगने से, कप कप स्टेज, हॉट स्टेज व सिवरिंग स्टेज होती है। 3 स्टेजेस होती है, कोल्ड भी होती है, हॉट भी होती है, सिवरिंग भी होती है। हाँ, मलेरिया के परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। और वर्षा के बाद मलेरिया ज्यादा फैलता है। डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। डेंगू इस समय चल रहा है ना, तो डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि वह जहरीली गैस से बीमारी फैलती है। मच्छर के लार्वे का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। डेंगू का मच्छर जो होता है साफ पानी में अंडे देता है। तालाब में मच्छर के लार्वा खाने हेतु गेम्बूजिया मछली पाली जाती है। कौन सी मछली पाली जाती है, गेम्बूजिया। गेम्बूजिया तेल भी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी का तेल डाल देते हैं, जिससे O2 जो होती है ना, ऊपर एक लेयर तेल की जम जाती है, तो उस पानी की ऑक्सीजन जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि उसमें मच्छर पनप नहीं पाते हैं। ठीक है, ये हो गया मलेरिया के बारे में। अब पढ़ लेते हैं एनीमिया। के बारे में। एनीमिया से बच्चों की लंबाई भी ठीक से नहीं बढ़ती, फुर्ती भी कम होती है, पढ़ाई में मन कम लगता है, तथा हीमोग्लोबिन तथा लोहे की कमी से अनीमिया होता है। किसकी कमी से होता है, कमी किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन कमी से होता है। तथा हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल भी होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो ध्यान रखिए, ये भी आ सकता है। क्लोरोफिल में आयरन, क्लोरोफिल और मैग्नीशियम भी होता है। आयरन, क्लोरोफिल और मैग्नीशियम होता है। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा अक्सर कम हो जाती है, तो उनमें जो सामान्य मात्रा होती है वो 12 to 60 ग्राम की, किसमें फीमेल में होती है, यानी 4 to 6 लीटर। और पुरुषों में 40 to 18। हाँ, तो ये हो गया। अब ये समझिए कि जीवाणु विषाणु से रोग क्या होते हैं। जैसे अब एक ये भी समझने वाला है, जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, कभी होते हैं कुष्ठ रोग होते हैं, और डायरिया हो जाता है, और वो जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है वो सब किससे हो जाती है, जीवाणु से हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट यहीं पर बता देते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अरे इरेज हो जा, इरेज होने में भी इतना समय लोगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जीवाणु वाला बता दिया, अब विषाणु वाले रोग देख लो। विषाणु वाले में चेचक, पोलियो रोग। चेचक, पोलियो, एड्स एंड फ्लू। ठीक है, ये हमारे किससे हो गए, विषाणु से। अब आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा, DPSMK, यानी डायरिया, पायरिया, DPSMK। यस, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, वो इसी से हो जाती है। स्लीपिंग सिकनेस भी इससे हो जाती है। स्लीपिंग सिकनेस। और M से मलेरिया, DPSMK मलेरिया, और K से काला ज्वर। तो DPSMK बैक्टीरिया हो गया, सॉरी, ये प्रोटोजोआ से है, बैक्टीरिया से नहीं है। ये किससे है, प्रोटोजोआ से, सॉरी। DPSMK प्रोटोजोआ से है, ये सब प्रोटोजोआ से बीमारी है। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया से। तो हमको पता होना चाहिए ना, बीमारी वाला चैप्टर पढ़ा है, तो अब सब चैप्टर प्रोटोजोआ से समझ में आ गया। DPSMK। अब आ जाते हैं किससे, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में आ गया TTT, PPLCDS। ठीक है, ये हो गया। टिटनेस टाइफाइड टीवी, प्लेग, निमोनिया, लेप्रोसी। सी से क्या होता है, सी से लेप्रोसी। और जो गले का रोग हो जाता है ना, क्लोफ को, वो
डी से डिप्थीरिया, और एस से जनक तंत्र का एक हो जाता है सेफिल्स, वो इससे हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ग्वाइटर, मेमल्स, डेंगू वायरस से बीमारी, स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरस से बीमारियां हो जाती हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आता है नेक्स्ट 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 लेक्चर में जो बच्चे होंगे वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ग्रीन मफलर तो आपको पता ही है ना, ध्वनि प्रदूषण का सूचक होता है। जो हम रास्ते में लाइन बाय लाइन जो पेड़ दिखते हैं ना आपको लाइन बाय लाइन, वो हमको क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर, जो कि हमारे किसका सूचक रोकने में सहायक होते हैं, ध्वनि प्रदूषण को, किसको रोकने में सहायक होते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं, जो कि हमारे ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं। हम लोगों ने एक पश्मीना शाल के बारे में पढ़ा है, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर्स के बराबर गर्मी होती है और 250 घंटे में एक शॉल बनती है। पश्मीना के 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर मोटा होता है। 6 बाल जो होते हैं वो एक बाल के बराबर, पश्मीना के 6 बाल के बराबर होता है, ठीक है। और क्या होता है, एक शॉल 250 घंटे में बनती है। एक 6 स्वेटर्स के बराबर गर्मी होती है। कितने स्वेटर्स के बराबर? 6 स्वेटर्स के बराबर गर्म होता है। आई होप कितनी चीजें तो आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे जो टॉपिक बचे हैं वो आगे कंप्लीट करा लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ये रिवाइज के लिए जो भी चल रहा है ना, वो रिवाइज के लिए आपको मिलता रहेगा।